Hi, good evening, everyone. Welcome to this particular section of discussion, question answer discussion. बात ये है कि मेरी तबीयत के चलते आप लोगों से इस डिस्कशन को लेकर बात नहीं हुई थी, है ना। तो ये अभी ड्यू रहा था। तो मेरा तबीयत आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि तबीयत थोड़ी सी नाजुक सी चल रही थी, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। सो आज हमारे जो डिस्कशन है उसका हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो जो आपका सेट डी है, ये क्या है आपका सेट डी का क्वेश्चन आंसर्स है। तो इसके सारे आंसर्स मैं आपको यहाँ पर डिस्कशन करने की कोशिश करूँगा और आशा करता हूँ कि आप इसके दौरान पूरे अपने वीडियोस को देखें और उसको अपने क्वेश्चंस के साथ एनालाइज करें। ठीक है, आपका ऑलरेडी अब वो आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है, बट स्टिल you need to know a lot of other things with this thing. So I'm just beginning today's discussion. Okay, question number 1: a system is a whole which is compounded of many parts and assemble of attitudes. Who said this? ये आपका क्वेश्चन क्या है? A system is a whole which is compounded of many parts and assemble of attitudes. Who said this? So आपका क्वेश्चन क्या है? मॉर्टन ए कपलान, ओ आर यंग, कॉलिन चेरी, डेविड स्टॉम। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, सही आंसर यहाँ पर जिसका ये क्वेश्चन है उन्होंने शायद ये पहला प्रश्न गलत किया है। आपका क्या होगा? आंसर क्या होगा? कॉलिन चेरी। आपको मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चन, मेनी क्वेश्चन, लगभग आपको 20 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपका आउट ऑफ द बॉक्स आएगा, आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, तो आपको इन सारी चीजों के लिए रेडी रहना है। और आपको कैसे पता होगा आप किस तरह से इसके प्रिपरेशन करेंगे? आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको देखना है, सिर्फ पीजीटी के क्वेश्चन ही नहीं, जितने भी सारे आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उन सारे क्वेश्चंस के उन सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस का पढ़ें, एनालाइज करें, स्पेसिफिकली पॉलिटिकल साइंस के साथ। ठीक है, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसका हम लोग ना तो कभी डिस्कशन किए हैं और ना ही ये हमारे उसका था। ठीक है, कॉलिन चेरी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2: हु मेड द स्टेटमेंट political socialization is the process by which political cultures are formed, maintained and changed? मतलब कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की अगर बात करें, एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम में अगर आपको घुल मिल जाना है, अगर आप उसमें घुल मिल जाना चाहते हैं, इसके थ्रू आपका क्या होता है? बाय विच पॉलिटिकल कल्चर आर फॉर्म। पॉलिटिकल कल्चर, एक नई तरीके की पॉलिटिकल कल्चर इमर्जेंस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि बिहार में अभी क्या हो रहा है, एक नया पॉलिटिकल पार्टी उभर के सामने आ रही है, जन सूरज। किसके द्वारा लाया जा रहा है? आपका प्रशांत किशोर के द्वारा। ठीक है, ये क्यों? प्रशांत किशोर पहले क्या करता था? पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करता था? ये ओपिनियन प्रोवाइड करता था। पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करते थे? ये आपका स्ट्रेटेजी, किस तरह से आपको इलेक्शंस में स्ट्रेटेजी रखना है, इन सारे चीजों के बारे में ये ओपिनियन देते हैं। लेकिन अब ये पॉलिटिक्स में खुद घुस गए हैं। घुसने के बाद आप क्या होगा? बिहार में आपका जॉब्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, बिहार के लोगों के एजुकेशन के बारे में चेतना किया जा रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब आप पॉलिटिकल कल्चर में आप पॉलिटिकल सोशलाइजेशन करते हैं तो फिर एक नई तरीके की पॉलिटिकल कल्चर उभर के सामने आती है और उसको फिर आप मेंटेन भी करते हैं और उसको क्या किया जाता है? टाइम टू टाइम वो चेंज भी होता रहता है। ये चीज किसने बोला था? इसका अगर हम सही उत्तर देखें तो ये जिसका क्वेश्चन है, उन्होंने क्वेश्चन पेपर उन्होंने सही लिखा है, अल्मंड एंड पावेल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चले जाते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। अगर नीचे दिए गए पेयर्स की बात करें, इसमें कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपका करेक्टली मैच्ड है? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, ब्राइस, द आंसर इज नो। मॉडर्न डेमोक्रेसीज, मैकीवर, नो। पॉलिटिकल पार्टीज, नो। थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, ये जो आपका करेक्ट आंसर है कि ये क्या है आपका? थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट।
इसकी अगर हम बात करें, ये क्या है, ये आप ये सारे आर्टिकल्स या फिर बुक्स के नाम है, और उसके राइट साइड में क्या दिया गया है, आपका ऑथर का नाम दिया गया है। अगर हम पूछे हु इज द ऑथर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, कार्ल जे फ्रेडरिक। कौन है ये आपका, कार्ल जे फ्रेडरिक, ठीक है। उसके बाद हु इज द ऑथर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसीज, इसका क्या होगा उत्तर, मॉडर्न डेमोक्रेसी नाम के एक वो है, इसका ऑथर कौन है आपका, बहुत फेमस व्यक्ति है, इसका नाम है क्या है, जॉन लॉक। हु इज द ऑथर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इसकी अगर हम बात करें, इसका कौन है, आपको हम सब इसके बारे में पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है रॉबर्ट मिशेल्स। हम लोग उसमें पढ़े थे, किसमें, आपका उस थ्योरी में, एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी में हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे। इसके बारे में, रॉबर्ट मिशेल्स, गायतनो मोस्का, फिर आपका जोसेफ शुम्पीटर, ठीक है, इस तरह के लोगों के बारे में हम लोग बात किए थे। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, who among the following is are advocate of institutional approach in comparative politics? अगर हम बात करें कि कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स में कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, मतलब इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जो आपका संस्थाएं होती हैं, ठीक है, इसके इम्पोर्टेंस, इसके बारे में बात किया हो। कौन था ये, चंद्रबिंदु तो नहीं होता, बस बिंदु होता है, ब्राइस भी इसके बारे में प्रमोट करते थे, लवेल, ऑस्ट्रोगोर्स्की। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। ये सारे सबके बारे में हम लोग नहीं पढ़ा है, आई होप ब्राइस के बारे में हम लोग पढ़े थे। Who stated that globalization is a process of hybridization? अगर हम बात करें इसके बारे में, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये क्या नहीं है, इसके बारे में हम लोग भी स्टडी नहीं किए। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएगा जो आपको नहीं पता होगा, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है आपका, नेदरविन पिएटर्स। नेदरविन पिएटर्स मतलब करेक्ट आंसर इज बी, 5 का बी है, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा था, एक किताब लिखा था, एक क्रिटिक ऑफ वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। क्या लिखा था इसकी किताब का नाम, आप याद रखिएगा, हो सकता है इसका भी आपको बोल दे कि इसका ऑथर कौन है, ए क्रिटिक ऑफ वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। तो इस किताब के अंदर इन्होंने बोला था कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन होता है, नए नए कल्चर, नए नए आपका जो वो है, अलग अलग तरीके की जो आपका वेशभूषाएं हैं, जो आपका जो लैंग्वेज है, ड्रेस है, ये सारी चीजें क्या होता है आपका हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है, मिक्सिंग होते हैं। तो इसके बारे में किसने बताया था आपका, पीटर्स ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंगशिप creates society and society at length creates the state। अगर हम बात करें, ये दिस स्टेटमेंट इज द एसेंस ऑफ विच थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट, कौन सा थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट में इसके बारे में डिस्कस किया गया है, एवोल्यूशनरी थ्योरी, फोर्स थ्योरी, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6 का अगर हम आंसर बात करें तो क्या होगा, ये आपको पता है कि हम लोग क्या देखते हैं, किनशिप क्रिएट्स सोसाइटी। किनशिप बोले तो आपका रिलेशंस की बात हो रही है, यहाँ पर किंग की बात नहीं हो रही। किन मतलब होता है आपका रिलेशंस, रिलेटिव्स। हम एक जब रिलेटिव्स में हम लोग जब मिले हुए रहते हैं, रिलेटिव्स के साथ जब हम लोग जुड़े हुए रहते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे सोसाइटी का फॉर्मेशन करता है, और सोसाइटी बाद में जाके स्टेट बन जाता है। ये किसने बोला था, ये बोला था आपका मैकआइवर। किसने बोला था, मैकआइवर, ठीक है। तो ये कौन सा इवोल्यूशनरी थ्योरी, फोर्स थ्योरी, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, या फिर नॉन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ए। इसका सही उत्तर क्या है आपका, इवोल्यूशनरी थ्योरी के बारे में ये बोला गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, मैकआइवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु सेड दैट रिपब्लिक इज हार्डली ए पॉलिटिकल वर्क बट द फाइनेस्ट ट्रीटाइज ऑन एजुकेशन एवर रिटन।
अगर इसके बारे में आप बोले तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक, प्लेटो, रूसो। आपको पता है अरिस्टोटल ने क्या किया है, आपका बहुत ज्यादा इन्होंने एम्फासिस किया था एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप इनका अरिस्टोटल का क्या है, उनका अरिस्टोटल का किताब का नाम क्या है? रिपब्लिक या फिर पॉलिटिक्स? द आंसर इज पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स में इन्होंने इन सारी चीजों के बारे में बात किया है कि रिपब्लिक से सिर्फ रिपब्लिक इज हार्डली ए पॉलिटिकल वर्क बट द फाइनेस्ट ट्रीटाइज ऑन एजुकेशन एवर रिटन। रिपब्लिक क्या है आपका? रिपब्लिक से आपको क्या आता है? एजुकेशन के बारे में ज्यादा पता चल रहा है हम जब रिपब्लिक को पढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में आपको पता है, मैंने अभी बताया कि जो अरिस्टोटल है, अरिस्टोटल बहुत ज्यादा एजुकेशन के ऊपर इंपॉर्टेंस देते थे। ये क्वेश्चन हम 2 बार हमारे टेस्ट सीरीज में हम लोग 2 बार इस क्वेश्चन के सामना किए हैं। सो द करेक्ट आंसर इज लिसियम, कि जो स्कूल एस्टेब्लिश किया गया था अरिस्टोटल के द्वारा, उस स्कूल का नाम क्या था? लिसियम, ठीक है। Who is treated as citizens by Aristotle? अगर आप बात करें एरिस्टोटल के मुताबिक सिटीजन कौन होता था? प्रिविलेज क्लास, या फिर फॉरेनर्स, या फिर स्लेव्स, या फिर वुमेन? आपको पता है फॉरेनर्स को नहीं बोला जाता था, स्लेव्स को बिल्कुल भी नहीं बोला जाता और वुमेन को भी नहीं। ये तीनों नहीं है, ये तीनों सिटीजन नहीं था। तो अल्टीमेटली कौन होगा? प्रिविलेज क्लास, मतलब कि किंग्स हो गया, ठीक है, फिलोसोफर हो गया, फिलोसोफर, और कौन होता था आपका उसके अलावा? फ्री मैन, ठीक है, जो आजाद पुरुष होते थे, वो लोग क्या होता था? सिटीजन होता था अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। इसके बारे में भी ये भी हमारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सो आई होप इसका सही उत्तर आपने किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एरिस्टोटल क्लासिफाइड ओलिगार्ची। ओलिगार्ची एरिस्टोटल के मुताबिक ओलिगार्ची क्या होता है, ये आपको बताना है। प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फिर ग्रिड ऑफ वेल्थ, या फिर परवर्टेड फॉर्म, या फिर बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज डी। क्या है कि जो ओलिगार्ची होते हैं, ओलिगार्च कौन होते हैं? ओलिगार्क्स कौन होते हैं? जो आपका रिच लोग होते हैं, जो आपका उस टाइम तो कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर हम लोग आज के डेट के कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ के समझने की कोशिश करें तो वो आपका कैपिटलिज्म के थ्रू आप समझ सकते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी में बिलीव करते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो लोगों का हम लोग क्या बोलते हैं? आपका उन लोगों का हम लोग बोलते हैं ओलिगार्च। तो ओलिगार्च क्या क्या होता है? वेल्थ के लिए उनके मन में बहुत ज्यादा लोभ होता है, वो बहुत ज्यादा वेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा उनका क्या रहता है? दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वेल्थ। और उसके अलावा क्या है? परवर्टेड फॉर्म, ये क्या है? मतलब अच्छा वो नहीं है, ये खराब एक मतलब ओलिगार्ची क्या है? एक खराब चीज होती है। तो ये चीज हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आई होप ये आपको याद आ रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि मैं बस रैंडमली बोल रहा हूँ, ये हम लोग डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following is the dimension of alienation suggested by Marx? कार्ल मार्क्स के मुताबिक एलियनेशन की अगर हम बात करें, कौन सा चीज होगा कि एलियनेशन फ्रॉम नेचर, एलियनेशन फ्रॉम ह्यूमैनिटी और फ्रॉम फेलो वर्कर, एलियनेशन फ्रॉम हिमसेल्फ, एलियनेशन ऑफ द ऑल ऑफ द अबव। अगर हम बात करें तो इसका जो सही उत्तर होगा, मैंने शायद जो आपका आंसर की है उसमें मैंने आपको बी दिया है, एलियनेशन ऑफ वर्कर। फिर मैंने इसको मतलब डिटेल में जाके देखा है कि इसका जो सही उत्तर होगा ये आपको डी होगा, क्योंकि फिर क्या होता है? एलियनेशन, एक वर्कर जब कोई भी इंडस्ट्री में काम करता है उसको अपने प्रोडक्ट से वो क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, प्रोडक्ट से वो अलग हो जाता है। प्रोडक्ट के ऊपर उनका कोई किसी भी तरह की ओनरशिप नहीं होता है। अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, आप सिर्फ कंपनी के लिए काम करते हैं। उस कंपनी में अगर आप मान लीजिए कि आप सुजुकी कंपनी में जाके, कार की कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हैं, जो वहां से कार बनाया जाती है, वो कार उस कार का जो ओनरशिप होता है वो आपका नहीं होता है। तो आपका प्रोडक्ट से आप अलग हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे आपका जो को वर्कर्स होता है उनके साथ भी आपका कोई खास तरीके रिश्ता नहीं होता है, बस हेलो हाय होता है, तो आप वर्कर से दूर हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे आप खुद से दूर हो जाते हैं, नेचर से दूर हो जाते हैं। इन सारे चीजों को लेकर मार्क्स बोलते थे कि एलियनेशन, थ्योरी ऑफ एलियनेशन इन्होंने दिया था। सो द करेक्ट आंसर इज डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12,
मार्क्सिस्ट आइडियाज ऑफ डायलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हुम। ये हम लोग बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्कस किए हैं, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हीगल का क्या था, आपका आइडियाज को लेकर बहुत ज्यादा फोकस करते थे। जो डायलेक्ट्रिक ट्रायड था उनका, डायलेक्ट्रिक ट्रायड किसका था? ये था आपका हीगल के द्वारा वो किया गया था कि आपका क्या होगा, आपके थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, ये सारे चीज हम लोग बड़े डिटेल में मार्क्सिज्म के चैप्टर में हम लोग शुरुआती क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो आइडियाज को बहुत ज्यादा एम्फासिस करता था कौन? हीगल। फिर मार्क्स आता है, मार्क्स बोलते हैं नहीं, आइडिया नहीं, मैटर क्या है, वस्तु जो होते हैं, जो चीजें होती है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस होता है। लोगों को क्या होता है, मैटर के साथ ज्यादा वो लोग क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ना कि आइडियाज के साथ। फिर वो क्या करता है, डायलेक्ट्रिक मटेरियलिज्म के थ्रू आइडियाज देते हैं। तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये भी आप हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। द आइडियाज ऑफ द रूलिंग क्लास आर ऑलवेज द रूलिंग आइडियाज। हु सेड दिस? अगर हम बात करें, द आइडियाज ऑफ द रूलिंग क्लास आर एवरी इफोक ऑफ द रूलिंग आइडियाज, ये जो बात है ये किसने बोला था? ग्रामशी, स्टालिन, मार्क्स, नन ऑफ द अबव। आपको पता है, यहाँ पर आपको अगर नहीं भी पता होगा, अगर आप थोड़ा सा भी आप टेक्निकली सोचने की कोशिश करेंगे कि क्लास के बात कौन करता था, सबसे ज्यादा क्लास के बारे में किसने बात किया, आपको आंसर आप मिल जाएगा कि मार्क्स ने बोला था कि जो रूलिंग क्लास होते हैं हमारे समाज के, जो आपका रूलिंग क्लास होते हैं, जो आपका सबसे आगे रहने वाले जो क्लास हैं, वो लोग जिस तरीके की बातचीत करते हैं, जिस तरीके के आइडियाज उनका होता है, अल्टीमेटली पूरे सोसाइटी में उन सारे आइडियाज को क्या किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है। सो द राइट आंसर इज मार्क्स। ठीक है, तो ये भी हम लोग क्या कर चुके हैं, ये आपको एकदम बहुत आसान ये क्वेश्चन था, ये आपको आसानी से मिल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, टू कौटिल्य द कॉन्सेप्ट रुद्रशक, रूपादर्शक, अगर हम बात करें टू कौटिल्य द कॉन्सेप्ट रूपादर्शक मीन्स, इसके अगर हम बात करें क्या होगा? ब्यूटिशियन, इंस्पेक्टर ऑफ कॉइन्स, मैजिस्ट्रेट, जमींदार। ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। रूपादर्शक का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कौटिल्य के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो ये सारे शब्द आप इनएविटेबली आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज क्या होगा? इंस्पेक्टर ऑफ कॉइन्स। जो आपका कॉइन्स होता था, जो आपका मुद्रा होता था, मुद्रा समझते हैं? मुद्रा मतलब पैसा। मुद्रा की जो आपका निगरानी करते थे, जो देखभाल करते थे, उस इंस्पेक्टर का हम लोग क्या बोलते थे? रूपादर्शक बोलते थे। ठीक है, in Arthashastra, how many departments of the government find mention? 32, 33, 34, 44। अगर आप इसका आंसर क्या होगा? ये चीज हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। देखिए, हमारा टेस्ट सीरीज का अगर आपने ध्यान से दिया होगा, आपने टेस्ट सीरीज मतलब अटेंड किया होगा, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज 34, एज सिंपल एज इट कैन बी। Who edited the newspaper Vande Mataram? B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, M.N. रॉय और अरविंदो घोष। इसके बारे में हम लोग, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जब हम लोग M.N. रॉय के बारे में पढ़ रहे थे, हम लोगों ने क्या बताया था कि M.N. रॉय क्या करते थे? वंदे मातरम नाम के एक न्यूज़पेपर होता था, उसका एडिटर के तौर पे भी इन्होंने काम किया है। सो द राइट आंसर इज सी। कितना सिंपल क्वेश्चन है और कितना ये सारे क्वेश्चंस हम लोग, इन सारे चीजों को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे क्लास के दौरान। Which of the following is not a work of श्री अरविंदो? यहाँ पे सारे जितने भी सारे आपका काम है, ठीक है, इसका क्या है, यहाँ पर 4 बुक्स दिया गया है, 4 में से एक बुक क्या है आपका अरविंद के द्वारा नहीं लिखा गया है। कौन सा है? द लाइफ डिवाइन अरविंद ने लिखा है, द ह्यूमन साइकिल अरविंद ने लिखा है, द एसेज ऑन द गीता ये भी अरविंद लिखा है। कौन सा नहीं लिखा है? हु इज द ऑथर ऑफ वॉर एंड रेवोल्यूशन? वॉर एंड रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें, इसका ऑथर कौन है? इसका ऑथर है आपका डोमेनिको लोसुर्दो। डोमेनिको लोसुर्दो, पता नहीं इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, लेकिन स्पेलिंग यही है। तो इस व्यक्ति का बुक है ये।
सो द करेक्ट आंसर इज बी। आपको मैंने कई सारे क्वेश्चंस के बारे में, कई सारे उनके जो रचनाएं हैं उनके द्वारा लिखा गया किताबों के बारे में भी मैंने आपको जिक्र किया था। सो आई डोंट थिंक इट शुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। M.N. Roy denounced the theory of dictatorship of the proletariat because it would establish authoritarianism, oligarchy, unilateralism, totalitarianism। अगर हम बात करें किसकी बात करें, M.N. रॉय की बात करें, M.N. रॉय बोलते हैं कि जो प्रोलेटारिएट क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, जो वर्किंग क्लास के लोग जिस तरीके से वो करते हैं आपका बोलते हैं कि वर्किंग क्लास के लोग रिवोल्ट करेंगे, तो इस रिवोल्ट से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या होगा, वैसे सोसाइटी में क्या क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा, आपका ओलिगार्ची एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, इस ये प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि तब स्टेट नहीं रहेगा, और अगर स्टेट नहीं रहेगा कोई देखने के लिए नहीं होगा कौन कितना ज़्यादा प्रॉपर्टी, कितना ज़्यादा संपत्ति गवर्न कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, फिर धीरे धीरे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा और ओलिगार्ची आ जाएगा। तो M.N. रॉय प्रोलेटारिएट ऑफ द जो डिक्टेटरशिप है उसको सपोर्ट नहीं करते थे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19। Who was instrumental in persuading Gandhi to return to India from South Africa? इसका इतना आसान आपका आंसर है, इसके बारे में आपने गांधी के बारे में कभी भी अगर पढ़ा हो, कहीं पर भी क्विज किताब में पढ़ा हो, जनरल नॉलेज के बुक में पढ़ा हो, हर एक जगह पे आपको इसका सही उत्तर मिला ही होगा, C.F. एंड्रूज। ठीक है, कौन था ये? ये आपका एक किताब था आपका सुशील कुमार, मतलब जो सेंट स्टीफन कॉलेज की अगर हम बात करें, ठीक है, उस कॉलेज में टीचर्स थे सुशील कुमार रुद्र, ये एक व्यक्ति थे, लेकिन जो सही मायने में जो गांधी जी को वो किया था, कन्विंस किया था हिंदुस्तान में लौटने के लिए, वो था आपका C.F. एंड्रूज। ये एक ब्रिटिश नागरिक थे। ठीक है, सो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये सारे क्वेश्चंस आपने अपने ज़िंदगी में कभी ना कभी इसके सामना आपने ज़रूर किया होगा। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 20। ये आपको ऑलरेडी पता था, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये रिपीट क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल गुरु कौन था, महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु कौन था? एज सिंपल एज दैट, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, A spiritual base of democracy is a mental habit of agreement upon a number of axioms. Who said it? A spiritual base of democracy is a mental habit of agreement upon a number of axioms. गार्नर, बर्कर, ब्राइस, बर्न्स, किसने बोला होगा? आई एम श्योर इसका सही उत्तर आपने दिया होगा। सो द राइट आंसर इज, ये जो व्यक्ति ने यहाँ पर टिक किया है, करेक्ट आंसर इज ब्राइस। ठीक है, इसका कोई आपका सॉल्यूशन नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंसिव रीडिंग हैबिट रखना पड़ेगा। आप जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनको स्टडी करिए। इन सारे क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है आपको कहीं और से नहीं मिल सकता है, आप इन लोगों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज ए क्रिटिक ऑफ नेचुरल राइट? ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। ये भी क्या है, आपका रिपीट क्वेश्चन है। कैसे? जो आपका नेचुरल राइट के कॉन्सेप्ट को लेकर जेरेमी बेंथम ने क्या बोला था कि नेचुरल राइट इज नॉनसेंसिकल, नॉनसेंस। ये बात हमने कई बार जिक्र किया है। तो ऑब्वियसली बेंथम क्या था, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था नेचुरल राइट का जो कॉन्सेप्ट था। बोलता था कि ये क्या है, दिस इज होक्स, दिस इज नॉनसेंस, दिस इज मीनिंगलेस। तो इस तरह की बात जेरेमी बेंथम बोलते थे। जेरेमी बेंथम के द्वारा जो आइडिया सामने रखा गया था उसको क्या बोलते थे, यूटिलिटारियनिज्म। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, यूटिलिटारियनिज्म क्या होता है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। तो क्या है, सोसाइटी में हैप्पीनेस आपको एस्टेब्लिश करना है। कितना कैसा, अगर आप मान लीजिए कि 2 लोग हैप्पी हैं
तो उस हैप्पीनेस को क्या करना चाहिए, आपको बढ़ाना पड़ेगा। 4 लोगों में करिए, फिर 8 लोगों में, मतलब इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, जो हैप्पीनेस है, जो आपका खुशी है, वो क्या करना पड़ेगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। इसके बारे में गवर्नमेंट एब्सोल्युटली नॉट। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, एक गवर्नमेंट, एक सेंटर होता है, ठीक है, सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। सो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये फेडरल गवर्नमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। ऑल द पावर्स आर विद द सिटीजन, ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। ऑल द पावर्स आर कंसंट्रेटेड विद द स्टेट गवर्नमेंट, एब्सोल्युटली नॉट। सो द राइट आंसर इज डी, पावर इज कंसंट्रेटेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हमारा डिस्कस किया हुआ है। सो द करेक्ट आंसर इज दिस। कितना आसान, कितना इजी क्वेश्चंस आए हैं। Now question number 24. Who among the following is an exponent of separation of power? T.H. Green, Montesquieu, Bentham, none of the above. ये जिसका क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर उनके हिसाब से हम देखें, उनका एग्जाम काफी अच्छा हुआ है। द करेक्ट आंसर इज बी, मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ने क्या लिखा था आपका, द बुक रिटन बाय मोंटेस्क्यू, कौन सा बुक था, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। और इस किताब के ऊपर बेस करके अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और अमेरिका में जो आपका वो है सेपरेशन ऑफ पावर, जो फेडरलिज्म की कॉन्सेप्ट है, वो किसके देन है, वो मोंटेस्क्यू के देन है, ठीक है। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे ये क्वेश्चन, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इन फेवर ऑफ यूनिवर्सल सफरेज? मैकॉले, लेकी, सर हेनरी माइन, नन ऑफ द अबव। तो इन सारे लोगों में से मैकॉले जो है आपका, इन्होंने लॉर्ड मैकॉले ये मानते थे कि यूनिवर्सल सफरेज की जो कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए, मतलब सारे लोगों को बराबर तरीके से वोटिंग राइट होना चाहिए, ठीक है। इज दैट ऑल राइट? मैकॉले मिनट के बारे में आपने सुना होगा। मैकॉले मिनट लाया गया था 1934 में, ठीक है, विलियम बेंटिंग के गवर्नरशिप के टाइम में। और इन्होंने काफी ज्यादा कोशिश किया कि हिंदुस्तान में जो आपका इंग्लिश एजुकेशन है उसको क्या किया जाए, आपका वो प्रमोट किया जाए। और मैकॉले काफी ज्यादा वो था, मैकॉले को क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि मैकॉले एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात बोला था। क्या बोला था? इन्होंने ये बोला था कि वन बुक शेल्फ ऑफ यूरोप, मतलब यूरोप में एक जो आपका किताब होता था, एक जो आई बेग पार्डन फॉर दिस। सो यूरोप में जो आपका लाइब्रेरी होता है, उस लाइब्रेरी में जो आपका बुक शेल्फ होता है, उसमें जो एक शेल्फ में जितने किताब है और उस किताब में जितना नॉलेज है, वो कॉम्बाइंडली क्या है आपका, पूरे ओरिएंट मतलब एशिया के जितने भी सारे नॉलेज है उसका अगर आप कंपैरिजन करें तब भी क्या होगा कि बराबरी नहीं होगा, यूरोप इतना सुपीरियर है, इस तरह की बात बोलते थे, ठीक है। और ये व्हाइट मैन्स बार्डन थ्योरी के बारे में आपने सुना होगा। व्हाइट मैन्स बार्डन क्या मतलब, इसके मुताबिक कि ये व्हाइट मैन की जिम्मेदारी है, जो गोरे लोग हैं ये उन लोगों की जिम्मेदारी है कि जो काले लोग हैं, जो ब्राउन लोग हैं, इन लोगों को क्या बनाना, सिविलाइज्ड बनाना, इन लोगों को क्या बनाना, आपका सिविलाइज बनाना, ताकि ये क्या करे, डेवलपमेंट की बात समझे। तो ये इस तरह से होता है। द सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड कॉल्ड द हारे सिस्टम was first suggested by an Englishman named Thomas Hare in the year 1855, 1857, 1909, 1958। कौन से ईयर में आया था ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और ये आउट ऑफ द सिलेबस है। द करेक्ट आंसर इज ए, 1855 में आया था, ठीक है। ओके, सो नाउ दिस कम्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। द फर्स्ट समिट ऑफ द सार्क वाज हेल्ड एट व्हिच प्लेस? आपको पता है सार्क की जब हम बात कर रहे हैं, सार्क की फुल फॉर्म आपको पता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1985 में, ठीक है। इसके मेंबर कंट्रीज कौन है आपका? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और कौन है आपका? मालदीव्स। 1 2 3 4 5 6
7, 8, ये 8 कंट्रीज है सार्क में। और ये इसका जो पहला जो आपका वो हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ढाका में हुआ था, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज दिस। तो सार्क के बारे में, आसियान के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। कितना मतलब कोई भी चीज ऐसा, मतलब बहुत सारी चीज ऐसा है जो आपका आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन ज्यादातर चीजें क्या है, हम जो पढ़े हैं उन्हीं से वही चीज से आया है। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो प्रिंसिपल्स की बात करें तो उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स था, उसमें नीचे दिए गए कौन सा बात नॉन अलाइनमेंट प्रिंसिपल्स से जुड़ा हुआ नहीं है या फिर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाता है। पहला तो क्या है, क्या, टू कीप अवे फ्रॉम द पावर ब्लॉक्स, देखते हैं, ठीक है। टू कीप ऑल क्लोज टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप विथ ऑल कंट्रीज, ये भी देखते हैं। देखिए जो पावर ब्लॉक था ईस्ट और वेस्ट के, तो जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाले कंट्रीज थे वो चाहते थे कि इन दोनों से क्या हो, आपका इक्वल डिस्टेंस में रहे, किसी भी जो वो है मतलब ब्लॉक है इसके नज़दीक हमें नहीं जाना है। सो ये तो करेक्ट है, लेकिन हमें कौन सा नॉट है वो हमें ढूंढना है। टू कीप क्लोज टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप विथ ऑल कंट्रीज, ये एक चीज़ है, ये थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक है, देखते हैं। टू फेवर पीस, डिसआर्मामेंट, डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंस, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, ये सही है, ये बात रखा गया था। टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ये भी सही है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। सारे कंट्रीज के साथ क्लोज रिलेशनशिप उस टाइम में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जब फाउंड किया गया था वैसा नहीं था। यहाँ पर क्या किया गया था, जो आपका साउथ साउथ कोऑपरेशन है, जो आपका अंडर डेवलप कंट्रीज है, स्पेशली जो आपका थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, ठीक है, एशिया के, अफ्रीका के और लेटिन अमेरिका के जो आपका कंट्रीज है, इनके बीच में क्लोज कोऑपरेशन रखना है, ना कि ऑल कंट्रीज। सो द राइट आंसर इज 28 का बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, इसके बारे में हम लोग कितने बार मैंने आपको क्लास में बताया है कि 2002 में ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 2002 में ये लाया गया था, ठीक है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, है ना, तो ये जो लाया गया था आपका, इसके तहत क्या किया गया कि जो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन का क्या बना दिया, आपका फंडामेंटल राइट है। 0 to 6 के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, आपका कंपलसरी कर दिया, और ये फंडामेंटल राइट बना दिया गया, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30, द राज्यसभा हैज एक्सक्लूसिव एक्सक्लूजन, मतलब कौन सा ऐसा काम है जो सिर्फ राज्यसभा कर सकता है और आपका लोकसभा नहीं कर सकता है। इसमें से 4 ऑप्शन में से एक आपका सही उत्तर होगा। अप्रूविंग ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, नहीं, ये लोकसभा और राज्यसभा का दोनों होना पड़ेगा, नहीं है ये। जो सिर्फ राज्यसभा कर सकते हैं, द क्रिएशन एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स, नो। द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, इसमें क्या होता है, जो आपका जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मेंबर होता है, इसमें भी लोकसभा राज्यसभा का दोनों मेंबर होता है। लेकिन द ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट में जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो आइटम्स हैं, उन सारे आइटम्स के ऊपर अगर लॉ बनाना हो, उसके लिए जो परमिशन है वो आपका कौन देगा, राज्यसभा देगा। लोकसभा क्या नहीं कर पाता है, स्टेट लिस्ट के ऊपर या फिर पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के ऊपर क्या नहीं कर पाता, लॉ नहीं बना पाता है, वो क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का पूरा जुरिस्डिक्शन होता है। तो इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो आपका आर्टिकल 248 के तहत राज्यसभा क्या करेगा, आपका वो करेगा, आर्टिकल 248 एंड 312, इन दोनों के तहत राज्यसभा क्या करता है, आपका एक्सक्लूसिव पावर होता है। 248 के तहत ये बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है क्या करने के लिए, स्टेट लिस्ट में जो आइटम्स उसके ऊपर लॉ बनाने के लिए। 312 के तहत क्या है, राज्यसभा क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कि एक ऑल इंडिया सर्विस बनाया, जैसे IAS, IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ऐसा जो है, और एक अगर ऑल इंडिया सर्विस बनाना हो तो उसके लिए सजेशन दे सकता है, ठीक है। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 31, इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड ए मेजर रोल, सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले किया है, कौन है, आपको अनडाउटेडली आपके मन में क्या आ जाता है, वल्लभ भाई पटेल आ जाता है। लेकिन यहाँ पर 2 नाम दिया गया है,
वल्लभ भाई पटेल और उनके साथ और एक नाम है, तो क्या कौन है? तो आपको पता है वल्लभ भाई पटेल तो था ही था, तो सी और डी नहीं होगा, तो और कौन है, कौन था कि जवाहरलाल नेहरू एंड वल्लभ भाई पटेल या फिर जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल एंड बीपी मेनन? द आंसर इज ए। जवाहरलाल नेहरू का काफी ज्यादा स्पेशल रिलेशनशिप था उसके साथ, जेएनके के साथ। अगर आप देखें तो जेएनके में जो शेख अब्दुल्ला था, अभी जो फारूक अब्दुल्ला है, उनके फादर थे, तो उनके साथ काफी अच्छा मित्रता था नेहरू जी का, और उसके तहत इन्होंने काफी ज्यादा कोशिश किया कि नेशनल इंटीग्रेशन किया जाए, देश को एक साथ जोड़ा जाए। तो द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है। बीपी मेनन कौन था? आपका फॉरेन सेक्रेटरी था। एस के धर, फजल अली, पानीकर, कुंजरू। अगर हम बात करें फजल अली कमीशन की बात करें, जो आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की कमीशन की अगर हम बात करें 1953 में जो बिठाया गया था, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड करना है, उसको लेकर जब बात हो रही थी, उस कमीशन का हेड कौन था? आपका फजल अली था। उसके अलावा और दो व्यक्ति थे, के एम पानीकर एंड एच एन कुंजरू, ये आपको पता है। एस के धर कमेटी भी लाया गया था, किसके लिए? आपका लिंग्विस्टिक कमीशन के लिए। ये सारे चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इनमें से नीचे दिए गए कौन सा स्टेट, कौन सा जगह पहले आपका मैसूर, पहले उसको मैसूर बोलते थे, आज के डेट में नाम अलग है? केरला है, या फिर कर्नाटका है, कोटा है, या फिर कोल्हापुर है? तो ये बहुत ही इजी होना चाहिए आपके लिए, बिल्कुल भी ये डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल से, है ना? तो आपको पता है क्या है ये? द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। ठीक है। व्हाट इज डिकी बर्ड प्लान? इसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, कौन सा होगा? क्रिप्स प्लान, वेवल प्लान, माउंटबेटन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान। इस डिकी बर्ड प्लान का एक दूसरा नाम था जिस नाम से ये ज्यादा परिचित है, वो नाम कौन सा था, ये आपको बताना है। सो द राइट आंसर इज सी, माउंटबेटन। ठीक है। 1947 में क्या हुआ? देश आजाद हो, ये तो आपको पता ही है। तो 1947 में 47 में जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उस टाइम के हिंदुस्तान के क्या था? गवर्नर जनरल था। ठीक है, गवर्नर जनरल थे। तो इन्होंने एक वो लेके आया, प्लान लेके आया। क्या प्लान था? कि हम लोग क्या करेंगे, हिंदुस्तान को आजाद कर देंगे, और उस क्या होगा? दो मुल्क होगा, इंडिया और पाकिस्तान होगा, और उसके साथ साथ क्या होगा? आपका प्रिंसली स्टेट्स होगा। और प्रिंसली स्टेट के पास क्या होगा? चॉइस रहेगा, या तो इंडिया के पे जुड़े, या वो पाकिस्तान के साथ जुड़े, या वो क्या रहे? आपका इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है। इसके बारे में ये जो प्लान था, इसको माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है, लेकिन इसका और एक नाम था, क्या था वो? डिकी बर्ड प्लान। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। The chairperson of a state human rights commission can be removed by the आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, स्टेट है। इन चारों में सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन कौन सा है? द प्रेसिडेंट। सो ऑफ कोर्स क्या करेगा प्रेसिडेंट? अगर चाहे तो क्या कर सकता है? स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरमैन है उसको रिमूव कर सकता है। ठीक है, ना कि गवर्नर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो चेयरमैन होता है उसको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट गवर्नर करता है। लेकिन अगर रिमूवल की बात है, रिमूवल कौन करेगा? आपका द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इज दैट ऑल राइट? गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। So, which one of the following is the correct chronological order of the formation as states of the Indian Union? ये उत्तर आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप गलत कर ही नहीं सकते हैं। सबसे पहले नागालैंड क्रिएट किया गया, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज बी। ये जो ओम्बड्समैन की एक इंस्टीट्यूशन होता है आपका, ओम्बड्समैन क्या होता है इसका नाम? ओम्बड्समैन। अगर बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि बैंक की बात करें, ठीक है, बैंकिंग के अंदर जितने भी आपके सारे बैंक हैं, उन सारे बैंक में एक ओम्बड्समैन ऑफिसर होता है। उसका काम क्या है? जो कामकाज है, जो वर्क है, वर्क एक्टिविटीज है, उसको देखने की कोशिश करते हैं, उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और किसी भी तरीके की जो आपको करप्शन है वो ना हो रहा हो,
इन सारी चीजों को लेकर क्या करता है, इसका निगरानी रहता है, इंस्पेक्शन करता है। तो ये ओम्बड्समैन काफी एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होता है, काफी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है। तो ये इंस्टीट्यूशन सबसे पहले कौन सा कंट्री था जिसमें यहाँ इस इंस्टीट्यूशन को लॉन्च किया गया था? सो द करेक्ट आंसर इज स्वीडन। ठीक है, आर्टिकल 51 की अगर हम बात करें, डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसके अंदर क्या क्या है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, क्या क्या आएगा उसमें? मेंटेन जस्ट रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स, मतलब दूसरे कंट्रीज के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हमें क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट करना चाहिए। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स थ्रू आर्बिट्रेशन, अगर कभी भी आपका झगड़ा हो रहा है, कभी भी किसी भी तरीके की अगर आपका फाइट है, किसी भी तरह के अगर आपका क्या है, आपका डिस्टर्बेंस है रिलेशनशिप में, हमें क्या करना चाहिए? बातचीत के थ्रू हमें क्या करना चाहिए? आर्बिट्रेशन, मतलब थर्ड कंट्रीज को बुलाना चाहिए जो क्या करेगा? मेडिएशन करेगा। मेडिएशन मतलब कि बिचौलिया का काम करेगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इस तरह के हमें सॉल्यूशन अपनाना चाहिए। रेस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ, यस, तीनों ये करेक्ट है। प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू नीडी नेशंस, नो, ये नहीं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी 1, 2 and 3. द करेक्ट आंसर इज सी। Now comes question number 38. The Punchi Commission was related to what? पुंची कमीशन का काम क्या था? इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट, स्टेट्स के बीच में जो रिवर को लेकर जो डिस्प्यूट होता है उसके बारे में था, या फिर देश की जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको लेकर था, या फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इश्यू को लेकर था, या फिर नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका क्या था आपका, क्या था कि देश में कम्युनल वायलेंस बहुत ज्यादा हो रहा था। कम्युनल वायलेंस मतलब रिलीजन के ग्राउंड में, मतलब एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ झगड़ा करना, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा था। तो एक लॉ आया था आपका कम्युनल वायलेंस बिल। ठीक है, इस बिल के तहत ये बोला गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? कम्युनल फोर्सेस को वो करेगा। कम्युनल फोर्सेस मतलब कि जो आपका जैसे पुलिस फोर्सेस होता है उसी तरह का फोर्सेस होगा, तो उनको क्या किया जाएगा? स्टेट्स में कोई भी स्टेट जहां पर कम्युनल वायलेंस हो रहा हो उस स्टेट में इसको भेजा जाएगा ताकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। लेकिन ये क्या किया जाएगा? जो स्टेट की जो लॉ एंड ऑर्डर की जो पावर है, लॉ एंड ऑर्डर, ये किसके अंदर में आता है? ये स्टेट के अंदर में आता है। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह के काम करेंगे तो स्टेट की जो राइट है, स्टेट की जो आपका एग्जिस्टेंस उसको आप खतरे में डाल रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? फेडरल स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है? आपका खतरे में डाल रहा है। तो पुंची कमीशन ने बोला कि नहीं, इस तरह के काम आप ना करिए। इन्होंने रिकमेंड किया कि इस तरह के जो फोर्सेस इसको आप डिप्लॉय ना करें। सो द करेक्ट आंसर इज बी, कम्युनल फोर्सेस से रिलेटेड था ये आपका फेडरल स्ट्रक्चर। Now comes question number 39. Mahatma Gandhi said that some of his deepest convictions were reflected in a book titled Unto This Last. एक किताब दिया गया था, ठीक है, Unto This Last। तो इस पहली बात तो ये है कि इस किताब का ऑथर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे क्वेश्चन के थ्रू। जॉन रस्किन था, जॉन रस्किन, ठीक है। तो एंड द बुक ट्रांसफॉर्म्ड हिज लाइफ, वो बोलते थे कि मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख दिया, इस किताब का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है मेरी जिंदगी में। व्हाट वाज द मैसेज फ्रॉम द बुक दैट ट्रांसफॉर्म्ड महात्मा गांधी? उस किताब के अंदर क्या मैसेजेस थे? पहली बात, uplifting the oppressed and poor is the moral responsibility and of an educated man। एक अगर कोई वाकई में शिक्षित व्यक्ति है, उनका ये जिम्मेदारी बनता है, जो आपका ऑप्रेस्ड लोग हैं, जो आपका अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी बेहतरी के लिए आपको क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। ये बात उस किताब में था। द आंसर इज यस। नेक्स्ट, द गुड ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेंट इन द गुड ऑफ ऑल। अगर कोई व्यक्ति खुद अच्छा है तो फिर सबके लिए भी अच्छा करेगा, ये भी बात वहां पर था, ठीक है। द लाइफ ऑफ सेलिबेसी एंड स्पिरिचुअल परस्यूट आर एसेंशियल फॉर ए नोबल लाइफ। अगर आपको एक नेक जिंदगी
चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सन्यासी या कि जीवन यापन करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल और रिलीजियस बिलीफ होना पड़ेगा। इन सारे बातों को जिक्र किया गया था अनटू दिस लास्ट नाम की किताब में, जॉन रस्किन के द्वारा लिखा गया था। तो ऐसे में हम लोग क्या देखते हैं कि जो महात्मा गांधी की जिंदगी में इस किताब का काफी ज्यादा प्रभाव रहा है। नाउ which one of the following does not constitute a basic structure of the constitution? कौन सा चीज है जो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में? अगर हम बात करें, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक बेसिक स्ट्रक्चर है, द आंसर इज यस। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एब्सोल्युटली यस। लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, सो द करेक्ट आंसर इज सी। लॉ मेकिंग पावर फेडरल क्या नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। आप कोई भी लॉ नहीं बना सकते हैं अगर आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अगर खतरे में डाल रहे हैं। क्या लॉ मेकिंग पावर, पार्लियामेंट का जो लॉ मेकिंग पावर है, क्या वो हो रहा है आपका सुप्रीम है या फिर बेसिक स्ट्रक्चर में आता है? द आंसर इज नो। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 41। under the constitution of India, which of the following is not a fundamental duty? ये आपका आसानी से पता होगा, इसके बारे में हम लोग जिक्र किए हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। टू वोट इन ए जनरल इलेक्शन, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स। ये सारे चीज आपको पता है कि ये किसमें आता है, आपका फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। वोट इन ए जनरल इलेक्शन फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता है। ये क्या आता है? आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या देता है? ये राइट देता है। इसका आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फिर लीगल राइट भी बोल सकते हैं। अच्छा, वेरियर आल्विन के द्वारा एक किताब लिखा गया था, उस किताब का जो आंसर है कोई भी गलत नहीं करेगा, मैं एकदम 100% लिख के दे सकता हूँ। सो एब्सोल्युटली ए फिलोसफी फॉर नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। इस क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 43 को। द आंसर इज यस। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इस चीज को क्या किया गया था? आपका ड्रॉप किया गया था। तो ये क्वेश्चन 2 बार आया है आपका इसी क्वेश्चन पेपर में, तो आपका 2 नंबर यहीं पे आ गया। ठीक है। which one of the following reads literally means by what authority? The answer is quo warranto. Yes, habeas corpus मतलब क्या होता है? लिटरल मीनिंग होता है हैव द बॉडी, मतलब जिस व्यक्ति को आप इलीगली डिटेन किए हैं उस व्यक्ति की बॉडी को लेके आए, मतलब उस व्यक्ति को लेके आए। सर्श्योररी मतलब क्या होता है? सर्टिफाई। क्यो वारंट मतलब क्या वारंटी है, क्या अथॉरिटी है, इसको बोला जाता है। प्रोहिबिशन मतलब कि स्टॉप, प्रोहिबिशन मतलब बिल्कुल रोक देना। सो द करेक्ट आंसर इज सी। एक्सेलेंट, ग्रेट जॉब। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 45। A committee under the chairmanship of Ashok Mehta to review the working of the Panchayati Raj institution was appointed by कौन सा गवर्नमेंट? ये बहुत आसान था, इजी था। जनता पार्टी गवर्नमेंट जब पावर में आया सेंटर में इमरजेंसी के बाद, उस टाइम ये आया और बोला कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कैसे काम कर रहा है, इसको देखने के लिए अशोक मेहता को बोला कि भाई आप एक बार देखिए तो हर एक चीज अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज आपका क्या है? बी। ओके। Now comes question number 46. क्या हो रहा है? Who among the following got the Bharat Ratna award before becoming the president of India? इसका आपको क्या बताना है? आंसर बताना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसका सही उत्तर क्या होगा? 46 का अगर हम बोले
द करेक्ट आंसर शुड बी ए। जाकिर हुसैन को क्या मिला? इनको 1963 में मिल गया था, इनको 1963 में इनको भारत रत्न अवार्ड मिला था। ठीक है, और अगर हम बात करें ये प्रेसिडेंट कब बने थे? किसी को पता है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पे ये कब बना था? 1967 से लेकर 1969 तक था, और 1969 में इनका क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट इंडिया के प्रेसिडेंट बनने से पहले इनको क्या मिला? आपका भारत रत्न मिला। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 47 कि इन द इवेंट ऑफ द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, अगर आप मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर क्या करता है आपका, मतलब प्राइम मिनिस्टर मर जाते हैं या फिर वो रिजाइन कर देते हैं, तो क्या होगा? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टैंड्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होता है, ये है। द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑटोमेटिकली बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, नो। द लोकसभा स्टैंड्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड एंड फ्रेश इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स, देखते हैं। द प्रेसिडेंट कैन टेक एनी ऑफ द अबव एक्शंस, नो। द करेक्ट आंसर क्या होगा 47 का? ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, नाउ कम्स इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि which of the following are included in the actual powers of the prime minister? जो प्राइम मिनिस्टर है उनका क्या क्या पावर है? he makes and unmakes the government, with his resignation the whole ministry resigns, true. He presides over the cabinet meeting, true. He is the chief spokesman of the government, true. So the right answer क्या होना चाहिए? The right answer should be B। क्या है? गवर्नमेंट को ये नहीं बनाते हैं, गवर्नमेंट को लोग बनाते हैं। ही मेक्स एंड अनमेक्स द गवर्नमेंट, अगर आप इसे बोलते हैं क्या होगा? नो, नॉट बी, द राइट आंसर शुड बी सी। यस, एब्सोल्युटली यस। गवर्नमेंट के अंदर कौन मिनिस्टर बन रहा है, कौन कौन सा मिनिस्टर बनेगा, उसको बनाना, उसको मिनिस्ट्री से रिजाइन करवा देना, हटा देना, इन सब काम कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर खुद करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर काफी पावरफुल पोजीशन होता है। सो द राइट आंसर शुड बी सी। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 का आपका उत्तर बताना है कि अरेंज द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज टू हु केम फास्ट एंड हु लेटर। पहले कौन आया, बाद में कौन आया? अगर इस तरह से देखा जाए, इस व्यक्ति ने बहुत अच्छा लिखा है। सबसे पहले वीवी गिरी, ठीक है, फिर कौन आया? वीडी जाति, बी डी जाति, फिर एम हिदायतुल्लाह, फिर एस डी शर्मा। ठीक है, यार वॉइस आपको देखना पड़ेगा, सारे यार मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, बट दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट काम दी हाफ सेंचुरी, हमारे क्वेश्चंस जो डिस्कशन है उसका हाफ सेंचुरी यहाँ पर होगा। वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आपको यहाँ पर बताना है। आई विल जस्ट टेक वाटर फॉर 1 minute एंड देन आई विल बी बैक।
So, next question number 50 is this: the salary of the governor is drawn from. जो आपका गवर्नर होते हैं, गवर्नर को सैलरी कहाँ से मिलती है, ये आपको बताना है। ये आपको बताना था द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट ऑन 50-50 रेशियो, द कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। ओके, yes. So moving on to the question number 51. The Indian National Congress, which is regarded as the first organized party of India, इसको कब फाउंड किया गया था, इसके बारे में हम क्या डिस्कशन करें। कौन इसके द्वारा फाउंड किया गया था? A.O. ह्यूम, ये थे एक आपका ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे जो हिंदुस्तान में काम कर रहे थे। इन्होंने मदद किया हिंदुस्तान के जो लोग थे उनको कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग देख सकते हैं क्या है यहाँ पर। Who among the following enjoy the constitutional position? Finance Commission, Article 280, National Development Council, let's see, Election Commission, of course, Planning Commission, okay. So, what would be the correct answer? Question number 52 का correct answer क्या होगा? Yes, 52 का क्या होगा? A. So, ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये दोनों क्या है आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट 53 की अगर हम बात करें, सो फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स वाज ए कमीशन सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वीरप्पा मोइली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वीरप्पा मोइली नाम के एक सिविल सर्वेंट थे, उनको बोला गया कि आप एक वो बनाइए, एक कमेटी बैठाया गया। किसके लिए? पुलिस को रिफॉर्म करने के लिए, या फिर देश में टैक्स रिफॉर्म्स करने के लिए, या फिर जो टेक्निकल एजुकेशन उसको सुधारने के लिए, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने के लिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ये जो आपका है सही उत्तर यहाँ पर सही उत्तर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को लेकर इस कमेटी को बिठाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये क्या किया गया था आपका, इस कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 54, द सिस्टम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL has been introduced in India. Who introduced the concept of public interest litigation in India? तो आपको इसके बारे में अगर मैं आपको दो चार चीजें आपको बता दूं, पहली बात तो ये है, मैं आपका आंसर बताने से पहले मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, वो व्यक्ति कौन था? वी कृष्णा अय्यर। और क्या थे आपका, और एक व्यक्ति थे PN भागवती। तो वी कृष्णा अय्यर बहुत बड़े एक पॉलिटिशियन थे पहले, बहुत ऊंचे कद के, बहुत बड़ा मतलब वो था इनका। ये बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट के जज बने। PN भागवती की भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे। इन लोगों ने, इन दोनों व्यक्ति ने क्या किया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों का कंट्रीब्यूशन दिया है हिंदुस्तान में, और उसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर PIL क्या होता है, कभी भी कहीं पर भी अगर आपको लग रहा है सरकार जो कर रहा है उसमें कुछ क्वेश्चनेबल चीजें हैं, उस पर अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस पर अगर आपको डिटेल चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, PIL फाइल कर सकते हैं। तो ये चीज क्या है आपका, एक जुडिशियल इनिशिएटिव है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। ओके, now we will look into the question number 55. Who has given the statement that India is profoundly convinced that power politics at any time meant misery to mankind in a shrinking world with disaster to humanity? ये आपको बताना है
who gave this statement? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राधाकृष्णन, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी। तो इसका क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर शुड बी महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा कि इंडिया को ये पूरा बात पता है, या फिर इंडिया पूरा कॉन्विंस था कि अगर कभी भी पावर पॉलिटिक्स, मतलब पावर को लेकर, सिर्फ पावर के मकसद से अगर पॉलिटिक्स किया जाए कि हमें कुर्सी चाहिए, हमें क्या चाहिए, मतलब पावर चाहिए, उस मकसद से अगर पॉलिटिक्स किया जाए, ये क्या होगा कि हमारे जो जो मिजरी है, पूरे मानव समाज की जो आपका मतलब दुर्दशा है वो बढ़ जाएगा, और क्या होगा, पूरे ह्यूमैनिटी में क्या आ जाएगा, आपका डिजास्टर आ जाएगा। ये बात किसने बोला था? ये बात बोला था आपका गांधी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस इन बंदुंग इंडोनेशिया वाज हेल्ड इन, ये इसके बारे में हम लोग ये बात कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ। ठीक है, जब हम लोग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में बात कर रहे थे, जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट लीडर की बात हम करें, जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोज टिटो, गमाल अब्देल नासिर। ठीक है, ये लोग क्या किए, आपका 1955 में कहा गया इंडोनेशिया में जाके एक कॉन्फ्रेंस के, जिस कॉन्फ्रेंस का नाम बंदुंग कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। और इस कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में न्यू जो था, जो आपका सीड्स बोया गया था यहाँ पर। और ये क्या होता है, आपका बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस जो था, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस हुआ 1961 में, और वहाँ पर जाके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की पहली समिट होती है। और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुपिंग के तौर पे उभर के सामने आता है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको जानने की सख्त जरूरत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कियोटो प्रोटोकॉल, अगर हम इसके बारे में बात करें, ये किसके साथ जुड़ा हुआ था, ये आपको बताना है। क्या ये क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ा हुआ था? क्या ये इंटरनेशनल टेररिज्म के साथ जुड़ा हुआ था? पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, या फिर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, किसके बारे में था ये? आई होप ये इसका आंसर कोई भी व्यक्ति गलत करेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो द करेक्ट आंसर इज क्लाइमेट चेंज। किस तरह से ग्रीन हाउस गैसेस जो है, आपका ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है, जितने ग्रीन हाउस गैसेस का उत्पादन होता है, उसको कम करने के लिए, उसको किस तरह से रिड्यूस किया जाए, इस मकसद से क्या किया गया, आपका जो कियोटो में एक क्या हुआ, आपका समिट हुआ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कियोटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये कब हुआ था कियोटो प्रोटोकॉल? 1997 में इसका क्या किया गया था, आपका कियोटो प्रोटोकॉल की जो आपका रिकमेंडेशन है उसको एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, कियोटो कहाँ पर है? जापान में है। अभी एक हाल ही में एक मूवी आई है बुलेट ट्रेन करके, एक मूवी आई है, इसका है, ब्रैड पीट का है। ठीक है, वहाँ पर जो एंड डेस्टिनेशन पॉइंट जो होता है वो कियोटो स्टेशन होता है, बुलेट ट्रेन वहाँ पर जाकर रुकता है। खैर, आउट ऑफ द बॉक्स था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50. India has not signed the NPT because. Why India did not sign the NPT? ये अगर हम बोले क्या हो सकता है? इनिमिकल टू द इंटरेस्ट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज, या फिर इमोरल, या फिर डिस्क्रिमिनेटरी, या फिर नॉन ऑफ द अबव? क्या होगा इसका सही उत्तर? क्वेश्चन नंबर 58 का सही उत्तर क्या होगा? डिस्क्रिमिनेटरी। ठीक है, इंडिया जो एनपीटी था, एनपीटी को निगोशिएट करने में, एनपीटी को एक शेप देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हिंदुस्तान ने कि एनपीटी होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुस्तान ने क्या नहीं किया है, आपका साइन नहीं किया है। इसका क्यों नहीं साइन किया है? इसमें जो आपका वेस्ट के जो कंट्रीज हैं, जो आपका न्यूक्लियर पावर वाले जो कंट्रीज हैं, उनका क्या था, आपका बहुत ज़्यादा पावर था। वो क्या करते थे, किसी भी कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगा सकते थे, किसी भी कंट्री को वो दबा सकते थे। लेकिन वो मतलब कि जो छोटे छोटे मुल्क हैं, जो छोटे कंट्रीज हैं, उसके इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा था। इसीलिए क्या कर रहे, इंडिया ने इसको कभी भी नहीं सपोर्ट किया। क्या क्यों था ये डिस्क्रिमिनेटरी था। तो अगर वर्ल्ड बॉडी के तौर पे आप काम करें, पूरे विश्व भर में, मतलब क्या कर इंटरनेशनल एक ग्रुपिंग है,
तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हर एक कंट्री की जो आपका पार्टिसिपेशन है, हर एक कंट्री की जो आपका बराबरी वहाँ पर इंश्योर होना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, नहीं साइन किया गया। ठीक है, ब्लू ईस्ट पॉलिसी वाज साइंड इन द ईयर, या फिर ब्लू ईस्ट पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, किसके द्वारा आपका कब किया गया? करेक्ट आंसर इज 1991। ये भी हम लोगों ने क्या किया है, डिस्कस किया है। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी, पीवीएन राव, पीवी नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट के द्वारा 1991 में ये बात याद किया गया कि ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, कैम्बोडिया, वियतनाम, लाओस, उसके बाद आपका क्या है, थाईलैंड, म्यांमार, उसके बाद सिंगापुर, इन सारे कंट्रीज के ऊपर हमारे फोकस ज़्यादा होना चाहिए। इस मकसद से हम लोग क्या देखते हैं कि लुक ईस्ट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया 1991 में, और 2015 आने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट क्या करता है, इस लुक ईस्ट पॉलिसी को क्या बोलते हैं, एक्ट ईस्ट के नाम से वो रख दिया कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी। खाली पूरब की तरफ आपको देखना ही नहीं है, पूरब की तरफ आपको काम की भी करना है। तो इस चीज़ को आपको याद रखिएगा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब लॉन्च हुआ, 2015। ठीक है, okay, now question number 60, which of the following countries gets access to advanced communication technology used in US defense equipment and allows real time information sharing? जापान, चाइना, इंडिया, फ्रांस, कौन सा कंट्री है? सो द करेक्ट आंसर इज, अगेन द राइट आंसर इज इंडिया। इंडिया ने क्या क्या साइन किया है, आपका लेमोआ साइन किया है, लेमोआ, जीसोमिया, बेका, इस तरीके के, और आखिरी में क्या है आपका कॉमकासा, इस तरीके के अलग अलग एग्रीमेंट साइन किया है हिंदुस्तान ने, किसके साथ, यूएसए के साथ। यूएसए के जो आपका एकदम मतलब एडवांस टेक्नोलॉजीज है, जो डिफेंस के क्षेत्र में जो काम आता है, उस तरीके के टेक्नोलॉजीज इंडिया के साथ क्या करता है, वो शेयर करता है। सिर्फ यूएस क्या करता है, सिर्फ 8 कंट्रीज के साथ इस तरीके की इंफॉर्मेशन शेयर करता है, जिसमें से एक कंट्री क्या है, इंडिया है। तो इंडिया यूएस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, which of the following is not a part of Panchshil mentioned in the preamble of the Sino-Indian Agreement of 1954? पंचशील एग्रीमेंट के बारे में जो आपका 5 पॉइंट्स था, उसको मैंने कई मर्तबा मैंने लिख के दिया है। ठीक है, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील एग्रीमेंट, अगर इसके बारे में हम बात करें, हमने कई मर्तबा इसके बारे में मैंने क्लास में जिक्र किया है। म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, यस। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, यस। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, यस। असिस्ट ईच अदर एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, ये वहाँ पर जिक्र नहीं किया गया था। ठीक है, इसके अलावा क्या था आपका, इक्वलिटी एंड कोऑपरेशन, इक्वलिटी एंड कोऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा क्या था आपके जो इंटरनल मैटर्स है, इंटरनल मैटर में क्या नहीं होना चाहिए, इंटरनल मैटर्स में एक दूसरे के कंट्री के बीच में क्या ना हो, मतलब हस्तक्षेप ना करना पड़े। तो म्यूचुअल नॉन इंटरफियरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, तो इस तरीके से 5 चीजें था, इसको मैंने कई बार जिक्र किया है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, गुजराल डॉक्ट्रिन की बात करें अगर, गुजराल डॉक्ट्रिन ये किस लिए वो किया गया था, टू डील विद द यूएसए, टू डील विद द यूएसएसआर, टू डील विद इमीडिएट नेबर्स, टू डील विद अफ्रीकन कंट्रीज, क्या होगा, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली यस। तो हमारे जो इंडिया का जो इमीडिएट नेबर है कौन कौन सा है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, उसके बाद श्रीलंका, इस तरीके के जो आपका कंट्रीज है, ये सारे कंट्रीज क्या है, हमारे इमीडिएट नेबरिंग कंट्रीज है। तो इसके साथ हमारा रिश्ता किस तरह से अच्छा रखना है, इसके साथ हमारा जो रिश्ता है उसको किस तरह से मैच्योर फेज में लेके जाना है, और इनके साथ हमारा किसी भी तरीके की डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, इन सारे काम की वजह से हम लोग क्या देखते हैं, आपका क्या किया गया, गुजराल डॉक्ट्रिन को साइन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, when did India became WTO member?
ऑप्शन ये है। तो द करेक्ट आंसर शुड बी, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? एब्सोल्युटली यस, यस यस यस, 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, जो क्या था आपका डब्ल्यूटीओ को कब साइन किया, फाउंड किया गया? 1995 में फाउंड किया गया। ठीक है, इसके पहले डब्ल्यूटीओ का नाम क्या था? गैट था। गैट का फुल फॉर्म किसी को पता है? एक बार ट्राई करके देखिएगा कि गैट का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, मैं बता दूं, इसका होता है आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये आपका 1947 में फाउंड किया गया था। 1947 में फाउंड किया गया था और 1995 में इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज कर दिया, इसका नाम बना दिया डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इंडिया ने 1 जनवरी 1995 को इसका मेंबर बना। ठीक है, which summit of BRICS in which summit of BRICS the announcement to set up a new development bank NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक सेटअप करने की जो बात थी वो कौन से ब्रिक्स समिट में इसके बारे में जिक्र हुआ था? तो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां। सो द करेक्ट आंसर इज फिफ्थ ब्रिक्स समिट। इसके बारे में अगर हम बात करें, ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपका साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका के दुर्बन नाम के शहर में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया कि हमारा जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये जो 5 कंट्रीज हैं, इनके कामकाज के लिए क्या होना चाहिए? न्यू डेवलपमेंट बैंक होना चाहिए। कभी भी इन सारे कंट्रीज में किसी को भी पैसे की ज़रूरत हो, न्यू डेवलपमेंट बैंक से क्या कर सकते हैं ये लोग? उन सारे पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस मकसद से न्यू डेवलपमेंट बैंक को फाउंड किया गया था। Is that all right? Now comes question number 65. In which year NEFA was transferred from the Ministry of External Affairs to the Home Ministry? कब किया गया होगा? ये भाई साहब ने थोड़ा सा यहाँ पर गलती कर दी, जनवरी नहीं होगा, ये अगस्त 1965। ओके, 65 का आंसर क्या होगा आपका? अगस्त 1965। इसके पहले मतलब अभी जो है आपका जो नेफा है, मतलब 1965 की बात करें, नेफा क्या हो गया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आ गया कि जो आपका हमारा जो गृह मंत्रालय है वो क्या करेगा? नेफा से रिलेटेड कामकाज करेगा, जो कि आज के डेट में अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो इसको पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। इसका पूरा जो कंट्रोल होता था वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा किया जाता था, और उसके पहले कौन करता था? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 66. In which year Indian Frontier Administrative Service was created? इंडियन फ्रंटियर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ये कौन से साल में इस्टेब्लिश किया गया था? इसके बारे में मुझसे बेहतर शायद आपको पता होगा, है ना? सो द करेक्ट आंसर इज 1955। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 67। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा किताब है, मतलब बहुत अच्छा वो लिखा गया क्वेश्चन यहाँ पर आया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आप अगर कॉमन मतलब क्या करें, थोड़ा सा अगर लॉजिक अपनाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपने आप उसका आंसर मिल जाएगा। सो 67 में क्या है? पीपल शुड डेवलप अलोंग द लाइन्स ऑफ देयर ओन जीनियस एंड शुड अवॉइड इम्पोजिंग एनीथिंग ऑन देम। लोगों को क्या करना चाहिए? खुद की जो नॉलेज है, खुद की जो जीनियसनेस है, उसके ऊपर बेस करके खुद की क्या करना चाहिए? ग्रोथ या फिर हमारी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि हमारी जो सोच है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो भी सोच विचार है वो किसी दूसरे के ऊपर वो करना चाहिए। तो ये बात was written by जवाहरलाल नेहरू in a forward to which book of डॉक्टर वेरियर आल्विन। वेरियर आल्विन के एक किताब था, उस किताब में
जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इसका फॉरवर्ड लिखा था। फॉरवर्ड बोलो तो आपका प्रोलोग होता है, जैसे आपका भूमिका होता है, हिंदी में बोलते हैं प्रोलोग, तो उसमें लिखा था। तो डॉक्टर वेरियर अल्विन का जो एक किताब है नेफा के ऊपर, उसका ऊपर भी एक क्वेश्चन देखा, तो ए फिलोसफी फॉर नेफा, so the correct answer is this only. Now question number 68. What is happening? Why isn't it stopping at 68? Okay. President's rule was imposed in the Union Territory of Arunachal Pradesh in the year 1979, 1982, 1985, 1986। कौन से ईयर में सबसे पहली बार आपको क्या किया गया, जो प्रेसिडेंट रूल है वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में वो क्या लगाया गया। तो ये इनकरेक्ट है, यहाँ पर आपको ये नहीं करना चाहिए था, डी नहीं होगा, ये क्या होगा आपका 1979 में 3 नवंबर को क्या किया, अरुणाचल प्रदेश में आपका प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लगाना बहुत आम बात था, तो प्रेसिडेंट रूल बहुत फ्रीक्वेंटली लगाया जाता था। तो अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश को जब पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया वो था आपका 3 नवंबर 1979। नेक्स्ट, who among the following was a member of Deying Aring Committee? पीएन लूथरा, एल बी थंगा, एन के रुस्तम जी, पी के थोंगन। तो इसका भी आंसर मेरे से बेहतर आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या था। यस, एब्सोल्युटली यस, एल बी थंगा साहब जो है डेइंग आरिंग कमेटी का मेंबर था। ठीक है, तो डेइंग आरिंग कमेटी की जब हम बात करते हैं, ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, अगर हम आपसे पूछना चाहें, अगर हम आपको ये पूछें तो ये क्या होगा? आई होप ये जो डेइंग अरिंग कमेटी की अगर हम बात करें, इसके बारे में आप लोगों को एक फेयर आइडिया पहले से ही होगा, है ना। डेइंग अरिंग कौन था? सो आई थिंक डेइंग अरिंग एक पॉलिटिशियन थे अरुणाचल प्रदेश से, और डेइंग अरिंग कमीशन का वो चेयरमैन भी रहे हैं। ठीक है, सो जो पंचायती राज सिस्टम को लेकर जो वो था बनाया गया था, पंचायती राज सिस्टम, तो इसके बारे में मुझसे बेहतर आपको पता होगा। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा कुछ बोल के चीज़ों को ना खराब करते हुए आगे बढ़ते हुए, Mimiang is the village council of which tribe? Mimiang is the village council of which tribe? ये आपको बताना है। So correct answer would be what? खम्बास, बुगुन, मीची, आका, क्या हो सकता है? So the correct answer is BG. Okay. Okay. Who among the following called the Soviet Union an evil empire? Who called the Soviet Union an evil empire? जॉर्ज डब्ल्यू बुश, रोनाल्ड रीगन, बिल क्लिंटन, जिमी कार्टर। क्या होगा इसका सही उत्तर? 71 का सही उत्तर क्या होगा? रोनाल्ड रीगन। अगर आप रोनाल्ड रीगन के बारे में जानना चाहते हैं, आप सीधा बस यूट्यूब पे जाइए और आप सर्च करिए रोनाल्ड रीगन यूएसएसआर जोक, यूएसएसआर जोक्स,
वो सोवियत यूनियन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोक्स बनाते थे। हर 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 फंक्शन में जब भी जहाँ पर भी वो जाते थे वहाँ पर क्या करते थे, ये जाने के बाद सोवियत एम्पायर के ऊपर क्या करते थे, ये जोक्स उड़ाते थे। तो इनके मुताबिक सोवियत क्या था, ये एक एविल एम्पायर था, यहाँ पर गलत लोगों का घर है बस। इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट, ये तो पहली बात तो ये है कि अगर हम G20 की बात करिए, हो सकता है, मुझे लगता है G20 होगा। इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट G20 समिट हेल्ड इन December 1999। इसकी अगर हम बात करें, ये G20 होगा तो आंसर होगा आपका बर्लिन। तो क्योंकि G20 को पहली बार 1999 में ही फाउंड किया गया था, तो ऑब्वियसली ये G20 के बारे में बात करें, सो द करेक्ट आंसर शुड बी डी। क्योंकि ये क्वेश्चन मिस्टेकन है या फिर क्वेश्चन में पूरा आंसर नहीं आया है, तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर हर किसी को मिलना चाहिए, ठीक है। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज proclaimed by the United Nations General Assembly on which date? 10th October 1948? No. 10th November 1948? No. 10 December 1948? Yes. ठीक है। द डिक्लेरेशन वॉज एडोप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। कहाँ पर किया गया था ये? पेरिस में ये इसको एडोप्ट किया गया। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर, ठीक है। यूडीएचआर के बारे में आपको आगे भी मिलेगा। सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 74। Which of the following concepts are the important concepts of David Stone's system theory? सिस्टम थ्योरी के बारे में हम लोग नहीं पढ़ा है, ये आउट ऑफ सिलेबस आया है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर सिस्टम थ्योरी का आप पढ़ेंगे तो उसमें इनपुट के बारे में बात करते हैं ये, ठीक है। उसके अलावा क्या करते हैं, आपका एनवायरनमेंट के भी बारे में बात करते हैं, आउटपुट के बारे में बात करते हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो सिस्टम थ्योरी के बारे में ना तो ये हमारा सिलेबस में था, ना ही हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए हैं, बट स्टिल अगर आया है तो आया है ना। अगर आया है तो आया है। सो interest articulation, interest aggregation, political communication and political socialization and recruitment from the input functions, ये सारा चीज कौन एडवोकेट करता था? So the correct answer is Gabriel Allman. So functions theory, system theory, इन सब चीज़ों का हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। ये सारे चीज़ें हमारे सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ये क्या है हमारा क्वेश्चंस, जितने भी सारे यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, हमें ये भी पता चल रहा है कि हमें आगे जाकर एक कोई भी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो कितने सारे अलग अलग चीज़ों को उस टॉपिक में इंक्लूड करना है, इसके बारे में भी हमें पता चल रहा है। Who defined political culture as the set of attitudes, beliefs and values of that society that relates to the political system and so the issues? इसके बारे में किसने बोला था? लुसियन पाई, सिडनी वार्वा, गैब्रियल अल्मोंड, A.R. Ball. So the correct answer is Lucian Pye. This is out of the box. इसमें ना कोई फॉर्मूला काम कर सकते हैं, ना कोई हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर काम आएगा। So as simple as that, ये क्या है हमारा, इसको आप इस तरीके के जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको तभी मिलेगा जब आप एक्सटेंसिव स्टडी करते हैं। So question number 77. Political socialization is the process by which political cultures are maintained and changed. ये मैंने पहले भी ये क्वेश्चन 2 बार आया है, सेम क्वेश्चन पेपर में ही ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था। तो आलमंड जहाँ पर है उसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। आलमंड एंड पावेल ने ये बात बोला था, और ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज में डाला भी था। अगर मेरी जो याद शक्ति है वो अगर ज़्यादा अच्छा है तो मैं गलत नहीं हूँ यहाँ पर, ठीक है। Who is the author of the book The Collapse of the Value Fact Dichotomy? फैक्चुअल क्वेश्चन है, इस पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। 78 के अगर आप बात करें कौन होगा, हिलारी पुत्नम। हिलारी पुत्नम इज द करेक्ट आंसर, सो करेक्ट आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 79. Who among the following is the
exponent of scientific political theory. Who propounded the scientific political theory? अगर हम इसमें बात करें कौन सा होगा, चार्ल्स मेरियम, लसवेल, कपलान, ऑल ऑफ देम. सो अगेन ये चीज़ हम लोग नहीं डिस्कस किए हैं साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, या फिर किए हैं. द आंसर इज यस, हम लोग इसके बारे में किए हैं जब हम लोग शुरुआती क्लासेस कर रहे थे, इनिशियल क्लासेस में इन सारे क्वेश्चंस के बारे में या फिर साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, फिलोसॉफिकल थ्योरी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. यस, तो 79 का क्या होगा, डी इज द करेक्ट. अच्छा, ट्रेडिशनल अप्रोच की अगर हम बात करें, ट्रेडिशनल अप्रोच में कौन सा चीज़ नहीं होता था, फिलोसॉफिकल चीज़ें नहीं होता था, या फिर बिहेवियरल, या फिर इंस्टीट्यूशनल, या फिर हिस्टोरिकल. आपको पता है बिहेवियरल अप्रोच जो है ये क्या पे आता है, आपका मॉडर्न अप्रोच में आता है, मॉडर्न अप्रोच में आता है. सो ऑफ कोर्स यही करेक्ट आंसर होगा. ये भी हमारा क्या है, क्वेश्चन के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. सो द राइट आंसर इज बी ओनली. सो ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. बिहेवियरल अप्रोच क्या था, ये आपका मॉडर्न अप्रोच का पार्ट है, ना कि ट्रेडिशनल अप्रोच का पार्ट है. सो द करेक्ट आंसर हैज टू बी बी. और बिहेवियरल अप्रोच से जुड़ा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट नाम कौन है, डेविड स्टर्न. ठीक है, इन्होंने बिहेवियरल अप्रोच के बारे में बहुत ज़्यादा प्रोपाउंड करने की कोशिश किया है. इज दैट ऑलराइट? द आंसर इज यस. So, question number 81. Now, question number 81. Who among the following political scientists define politics as an authoritative elevation of values? कि political science क्या है? Political science में ऐसा है जहाँ पर बहुत सारे जो values हैं, और वो values कैसा होगा आपका, authoritative. Authoritative मतलब क्या है, मतलब authority मतलब वो करना, exert करना, किसी को दूसरे के ऊपर impose करना, उस तरह के authoritative values की बहुत सारे authoritative वैल्यूज की जो एलोकेशन है या फिर कॉन्ग्लोमरेशन है, उससे क्या होता है आपका ये होता है पॉलिटिक्स बनता है. पता नहीं मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला है कि जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होता है, जो अथॉरिटी में बैठे हुए जो लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनके द्वारा जो वैल्यूज बनाया जाता है, वही वैल्यूज को क्या होता है आपका पॉलिटिक्स का पार्ट बन जाता है. तो ये बात कौन बोला था, डेविड स्टर्न ने बोला था. ठीक है, Who among the following did not adopt legal approach for the study of politics? Hobbes, Bodin, Hermann Feiner या फिर लॉ. जो आपका ये है लीगल अप्रोच है, लॉ के बारे में बात करते हुए, लीगल अप्रोच को ना अपनाते हुए कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो आपका पॉलिटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं लेकिन वो लीगल अप्रोच को नहीं अपनाते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज हरमन फाइनर. बाकी हॉब्स, बोदिन, लॉक, ये सारे लोग लीगल अप्रोच के थ्रू, लॉ के थ्रू ये क्या करने की कोशिश करते हैं, आपका जो पॉलिटिक्स है उसकी स्टडी करते हैं. Who is known as the father of the American Constitution? Who is known as the father of the American Constitution? This is one of the most easy questions. इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन, द आंसर इज नो. थॉमस जेफरसन, आंसर इज नो. अब्राहम लिंकन, द आंसर इज नो. जेम्स मेडिसन, द आंसर इज यस. जेम्स मेडिसन कौन था, ये अमेरिका का आपका क्या था, आपका 4th प्रेसिडेंट था, 4था प्रेसिडेंट था ये जेम्स मेडिसन. ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन को राइट करना, ठीक है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को जो लिखने की प्रक्रिया था उसको क्या नाम था, उसको नाम बताया दिया था द फेडरलिस्ट पेपर्स. ठीक है, फेडरलिस्ट पेपर्स के नाम से क्या किया गया था, इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो कामकाज है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा था. और इनको इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में और कौन सा व्यक्ति हेल्प किया है, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जॉन जे. ठीक है, तो इस तरह के लोगों ने उनको मदद किया और बाद में जाके जेम्स मेडिसन को क्या कहा जाने लगा, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के फादर के तौर पे कहा जाने लगा कि द फादर ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 84.
जब 1787 में जब 1787 में अमेरिका को कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाई किया जा रहा था, तो उसमें कितने सारे स्टेट्स उसको रेटिफाई किया, या फिर कितने सारे स्टेट था उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको एडॉप्ट किया, अगर हम बात करें, ठीक है। 9, 10, 11, 12 क्या होगा? देखिए अमेरिका में क्या था उस टाइम, द स्टेट which did not ratify American Constitution in the year 1787। अगर हम इसके बारे में बात करें तो 13 कॉलोनीज के बारे में आपने सुना होगा। अमेरिका क्या था उस टाइम, अगर हम 1787 में चले जाए, उस टाइम अमेरिका में 13 कॉलोनी था। 13 क्या था आपका, अलग अलग स्टेट्स के तौर पे था, जहाँ पर जो ब्रिटिश लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे, आपका कॉलोनाइज करके रखे थे, वहाँ पर 13 कॉलोनीज था। तो मतलब आज़ादी हुआ 1776 में अमेरिका को, उसके बाद भी 13 कॉलोनीज कंटिन्यू रहा, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और 1787 में इस कॉन्स्टिट्यूशन के सामने रखा और बोला कि आप लोग इसको साइन करिए और इसको रेटिफाई करिए। तो 12 कंट्रीज यहाँ पर, 12 जो स्टेट थे वहाँ पर सामने आए, और एक स्टेट था आपका रोड आइलैंड। रोड आइलैंड में क्या बोला कि हम नहीं सबमिट, वो नहीं करेंगे। 12 स्टेट्स ने एग्री किया और रोड आइलैंड ने एग्री नहीं किया, ठीक है। So yes, now question number 85. So the correct answer is D. Next, moving on to the question number 85. अच्छा, सेक्युलरिज्म के बारे में देखिए, ये मतलब इस क्वेश्चन का हमें कितना बार, सेक्युलरिज्म, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, इन सारे शब्दों को कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो 1976 में आई थी, उसके तहत क्या किया गया था, इसको ऐड किया गया था। तो ये सीधा हमारे टेक्स्ट सीरीज से आया, दैट्स इट। और मैंने जैसे आपको बताया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन था, द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये 2 बार रिपीट हुआ, ठीक है। कहाँ पर है? 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। अच्छा, इसको अगर फंडामेंटल राइट से हटाया गया तो कहाँ पर रखा गया? इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के नाम से जाना जाता है आज के डेट में, या फिर इसको हम लोग लीगल राइट भी बोलते हैं, लीगल राइट भी बोलते हैं। ये कहाँ पर है? आपका आर्टिकल 300A में है, ठीक है। Is that all right? Great. Moving on to the question number 87. Complete the Article 21 of the Constitution of India. तो यहाँ पर आपको बोला गया है, यहाँ पर एक शब्द को यहाँ पर गैप रखा गया है, वो शब्द क्या है? No person shall be deprived of his life, और क्या होगा यहाँ पर? सिविल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी। द करेक्ट आंसर इज पर्सनल लिबर्टी, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। किसी भी व्यक्ति के जो जिंदगी है या फिर उनकी जो पर्सनल लिबर्टी है, उसको आप किसी भी तरीके से उनसे वंचित नहीं कर सकते, उनसे आप छीन नहीं सकते हैं, अगर कोई लॉ नहीं है। अगर कोई लॉ है, अगर लॉ की ज़रूरत है या फिर वक्त की ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं? इसको छीन सकते हैं। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज पर्सनल, पर्सनल लिबर्टी, जो उसको आप क्या नहीं कर सकते? स्नैच नहीं कर सकते हैं। चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1996, ये जो केस था, इस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडेड सर्टेन फैसिलिटीज इन द राइट टू लाइफ। जो हमारा राइट टू लाइफ की अगर हम बात करें, ठीक है, उसमें कुछ कुछ चीजें ऐड किया गया इस केस के बाद। इस जो ये जो पर्टिकुलर केस था, इस केस के बाद कुछ चीजें ऐड किया गया। राइट टू शेल्टर, प्योर एयर, सैनिटेशन, एजुकेशन, इन 4 में से कौन सा एक चीज था जो इस केस के बाद ऐड नहीं किया गया? सो द करेक्ट आंसर हैज टू बी प्योर एयर, ठीक है। प्योर एयर के बारे में यहाँ पर जिक्र
नहीं किया गया। ठीक है, सो व्हाट आर द फैसिलिटीज एडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन चामेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 की ही बात हो रही है, राइट टू लाइफ। तो प्रॉपर फूड एंड वाटर की बात हो रही है। ठीक है, फूड एंड वाटर की बात हुई थी, प्रॉपर फूड एंड वाटर। उसके अलावा क्या किया गया था आपका, क्लीन एनवायरनमेंट की बात हो रही है। ठीक है, उसके अलावा क्या हुआ है, एजुकेशन के बारे में बात हुई है। उसके अलावा क्या हुआ है, शेल्टर। उसके अलावा क्या है आपका, मेडिकल केयर। मेडिकल केयर, शेल्टर, मेडिकल केयर। तो राइट टू शेल्टर, यस। प्योर एयर किस में आता है आपका, क्लीन एनवायरनमेंट, यस। सो द राइट आंसर हैज टू बी सी, सॉरी, सैनिटेशन के बारे में उसमें जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, राइट आंसर हैज टू बी सी, 88, क्वेश्चन नंबर 88 का सी। Now comes question number 89, the B 89. Which one of the following subjects is under the Union list in the 7th schedule of the Constitution of India? A regulation of labor and safety in mine and oil fields, agriculture, fisheries, public health. ये तीनों आता है आपका कहाँ पर, स्टेट लिस्ट। ठीक है, और यूनियन लिस्ट में क्या आता है आपका, ये चीज यूनियन लिस्ट में आता है। हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन यूनियन लिस्ट, इसमें कितना होगा, ओरिजिनली 97 था, आज के डेट में कितना है, 98 है। ठीक है, एंड हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन द स्टेट लिस्ट, इसकी अगर हम बात करें, पहले इसमें कितना था आपका, 66 था, आज के डेट में कितना है, 61 है। हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन द कॉन्करेंट लिस्ट, इसकी अगर हम बात करें क्या होगा आपका, 47 आइटम्स है आज के डेट में। सो यस, सो दिस इज हाउ यू नीड टू relate with other things as well in order to make your understanding of topics more comprehensive, more efficient. Question number 90. What are the books written by Plato? अगर आपको इसका उत्तर पता होगा तो आपको ये भी पता होगा कि प्लेटो ने कौन सा किताब नहीं लिखा है। सो पहली बात तो यह है कि पॉलिटिक्स किसने लिखा है, एरिस्टोटल ने लिखा है, खत्म, ये आपको पता है। तो इससे इजी कोई क्वेश्चन बन सकता है, द आंसर इज नो। रिपब्लिक लिखा है इन्होंने, स्टेट्समैन लिखा है इन्होंने, लॉज लिखा है इन्होंने, और उसके बाद उसके अलावा क्या लिखा है, एलेगोरी ऑफ द केव प्लेटो ने लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है, द सिंपोजियम। ठीक है, उसके अलावा क्या लिखा है आपका, गॉर्गियास, फायरो, एपोलॉजी। तो इस तरीके के बहुत सारे किताब उन्होंने क्या किया है, लिखा है प्लेटो ने। ठीक है, पार्मेनिड्स, सोफिस्ट, Phaedrus, Timaeus, Ovidus de Platon, Plato Dialogues, Crito, Laws, Protagoras, Meno, Thytetus, the Euthyphro, Critias, First Alcibiades, Cratylus, Ion, Lysis, Laches, Seventh Letter, Statesman, Philebus, Charmides। तो इस तरीके से मतलब बहुत बहुत सारे इनका काम है, बहुत। लेकिन हमें सिर्फ रिपब्लिक के अलावा हमें पता ही क्या है। तो कोशिश करिएगा कि उनके जो सबसे महत्वपूर्ण जो किताबें हैं, जो सबसे मशहूर किताबें हैं, उसको उसके बारे में आपको पता हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, एरिस्टोटल जस्टिफाइड द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी ऑन व्हाट ग्राउंड्स? एरिस्टोटल जस्टिफाइड द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी ऑन व्हाट ग्राउंड्स? बताइए। नेचुरल ग्राउंड की जो स्लेवरी है, ये नेचुरल है,
यहाँ पर कुछ भी तरीके की अननेचुरल चीज नहीं है, ये होना ही चाहिए। हमें स्लेब की जरूरत है लोगों की सहूलियत के, लोगों के लिए, लोगों के हेल्प होता है, लोगों का काम होता आता है, तो ये नेचुरल है पहली बात। दूसरा क्या है, क्या स्लेवरी जरूरत है? द आंसर इज यस, नेसेसरी है। एक्सपीडियंस है, ये क्या करता है, आपको आसान करवाता है कामकाज। तो इन सारे कारणों को लेकर द वर्ल्ड वाज जस्ट, द लीगल स्लेव्स वुड बी फ्रीड, and if any natural slaves were by any chance free, they should be made slaves। तो वो इनका कहना ये था कि जो पूरा वर्ल्ड जो था, वर्ल्ड में क्या था आपका, जस्ट था। जस्ट इन द सेंस की जस्टिस था। तो जस्टिस कब था? जब स्लेवरी सिस्टम था। और अगर किसी भी एक स्लेव को अगर आपको फ्री करना है तो आप फ्री करिए, लेकिन वो फ्री स्लेव को क्या करना पड़ेगा? स्लेवरी करना चाहिए। मतलब देखिए स्लेवरी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एरिस्टोटल के मुताबिक, कि अगर कोई स्लेव को अगर आप फ्री कर रहे हैं तो फ्री करिए, लेकिन उसके फिर उसको फ्री इन द सेंस कि आप एक जगह से दूसरी जगह में भेज सकते हैं, लेकिन उनका प्रोफेशन क्या रहेगा? वही सेम रहेगा वो, और वो प्रोफेशन क्या है? स्लेवरी। क्वेश्चन नंबर 92, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज रिटन बाय मार्क्स एंड एंजेल्स इन द ईयर। इसके बारे में क्या आपको नहीं पता है? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये आपको नहीं पता था? द आंसर इज यस, आपको हर हाल में पता था ये आंसर, है ना? क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या होगा? 1846, 1859, 1848। द आंसर इज 1848। अच्छा 1848 के साथ और एक चीज आप याद रखिएगा, 1648 बहुत एक इंपॉर्टेंट ईयर आता है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन किया जाता है, इसको आप रिलेट करके ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से आता है, तो ये भी ट्रीटी को आप याद रखिएगा 1648 में आया था, और मार्क्स एंड एंजल्स के द्वारा ये किताब 1848 में लिखा गया था। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, क्लास स्ट्रगल कंटिन्यूज अंटिल हाउ लॉन्ग, मतलब कब तक ये क्लास स्ट्रगल चलता रहेगा? क्या लगता है मार्क्स साहब जो है, मार्क्स भाई साहब क्या बोलते हैं? कुछ आइडिया है आपको? जब स्टेट क्रिएट किया जाएगा, द आंसर इज नो। क्लासलेस सोसाइटी एस्टेब्लिश, यस। स्टेटलेस सोसाइटी एस्टेब्लिश, नो। तो स्टेटलेस सोसाइटी की बात मार्क्स नहीं करता है, ये आपका कौन करता है? लेनिन बोलते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जब स्टेट की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन अल्टीमेटली मार्क्स क्या बोलते हैं? क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं। कैसे होगा वो? प्रोलेटारिएट क्लास के जो लोग हैं, वर्किंग क्लास के जो लोग हैं, वो क्या कर देंगे? रिवोल्ट कर देंगे। रिवोल्ट करने के बाद वो क्या करेंगे? प्रोलेटारिएट लोगों का क्या करेंगे? डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश करेंगे। डिक्टेटरशिप, जब वर्किंग क्लास के लोग रूलर बन जाएंगे, वर्किंग क्लास के लोग जब राज करने लगेंगे, देश को चलाने लगेंगे, तो फिर ये किसी भी तरीके से दूसरे के ऊपर क्या नहीं करेंगे? ये लोग ऑपरेशन नहीं करेंगे, और वहां पर क्या होगा? आपके सोसाइटी में पीस होगा, शांति बहाली होगा, और अल्टीमेटली क्या होगा? एक क्लासलेस सोसाइटी इमर्ज होगा। सो द राइट आंसर हैज टू बी बी। 93 का क्या है आपका? बी। The Arthashastra was divided into how many adhikaranas? कितना अधिकारण था? क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर होगा आपका 15। 15 अधिकारण था, ठीक है। या अधिकारण मतलब क्या है आपका? बुक टाइटल्स। और इसमें क्या था आपका? 150 चैप्टर्स थे, 150 चैप्टर्स, और इसमें क्या था? 180 टॉपिक्स, ठीक है। सो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था कितने अधिकारण में था आपका? 15 अधिकारण में ये डिवाइडेड था। कौटिल्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है। कौटिल्य का और नाम क्या है? विष्णुगुप्ता, चाणक्य, इस तरीके के नाम है इनका। सो ये सारी चीज आपको याद रखने की खास जरूरत है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 95,
Which among the following is our king's dharma according to Kautilya? What are king's dharma according to Kautilya? ये शायद मैंने आपको पढ़ाया है, कौटिल्य के बारे में जब भी पढ़ाया है मैंने, वहीं पर इसमें हमने जिक्र किया है कि सिक्योरिटी ऑफ द किंगडम, जो आपका राज्य है, जो आपका स्टेट है, उसकी जो सुरक्षा है, ये इसकी जिम्मेदारी किसका है? किंग का होना चाहिए। ठीक है, सुरक्षा को देना पड़ेगा। सिक्योरिटी ऑफ द टेरिटरी प्रॉपर्टी, उस जो टेरिटरी है, वो जो आपका जो साम्राज्य है, जो आपका जो इलाका है, जो आपका एरिया है, उस पूरे इलाके को सिक्योरिटी सुरक्षा देना, और उस वहाँ पर कहीं पर भी बाहर से लोग ना आए, बाहर से जो लोग आके उसको इन्वेड ना करें, खतरे में ना डालें, वहाँ के जो लोग हैं लोगों को परेशान ना करें। तो इन सारे कामों की वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि जो 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 कौटिल्य साहब हैं, ये बोलते हैं कि टेरिटरी और वहाँ के प्रॉपर्टी है उसको क्या करना पड़ेगा, सिक्योर सुरक्षा देना पड़ेगा, और जो प्रजा है, जो वहाँ के जनसाधारण है, उनको भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सुरक्षा देना पड़ेगा। सो द करेक्ट आंसर हैज टू बी डी, ऑल ऑफ द अबव। Moving on to the question number 96. सप्तंगा थ्योरी, इसके बारे में हमने 2 क्लास में लंबा चौड़ा डिस्कशन किया था। ठीक है, कौटिल्य ने क्या बोला था कि 7 अंग होते हैं, तो उसमें एक अंग कोशा था। कोशा का मतलब क्या था, ये आपको बताना है। कोशा मतलब ट्रेजर होता है, ये आपको संस्कृत में भी होता है। ठीक है ना, तो क्या क्या था उसमें, सप्तांग क्या क्या था? एक तो हो गया आपका किंग, ठीक है, उसके बाद क्या है आपका अमात्य, मतलब कि ब्यूरोक्रेट्स। उसके बाद क्या है आपका जनपद, जनपद मतलब टेरिटरी हो गया। उसके बाद क्या हो गया दुर्ग, ये संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है आपका फोर्ट। उसके बाद क्या होता है आपका कोश, इसका मतलब क्या हो गया आपका टेरिटरी। उसके बाद क्या है आपका दंड, दंड मतलब जो आपका पनिशमेंट है। और आखिरी में क्या आता है आपका मित्र। मित्र तो ये आपका ये भी संस्कृत शब्द है, हिंदी में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड, एली, तो एली ही लिख लेते हैं, फ्रेंड। तो इस तरीके से 7 अंग था। एक जो स्टेट है उसका 7 अंग होता है। ठीक है, तो कोशा मतलब क्या हो गया आपका ट्रेजरी हो गया। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, और सप्तंग थ्योरी का मतलब क्या है, 7 अंग होता है किसका, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का। ठीक है, और इसको किसने दिया था, और कौटिल्य ने दिया था। कौन से किताब में, ऑफकोर्स अर्थशास्त्र। नाउ क्वेश्चन नंबर 97। The weekly magazine Karma Yogin was founded by Aurobindo in which language? हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, संस्कृत। क्या होगा, जो कर्म योगिन था ये औरबिंदो के द्वारा फाउंड किया गया था। ठीक है, ये कब वो किया गया था, मतलब इसको किस किस लैंग्वेज में, इंग्लिश और बंगाली दोनों लैंग्वेज में इसको क्या किया जाता था, पब्लिश किया जाता था। और ये कब था, कब किया इन्होंने, जब ये प्रिजन गए, प्रिजन से जैसे बाहर निकल गए, बाहर निकलने के बाद कर्म योगिन का 2 अलग अलग एडिशन पब्लिश करते थे, एक बंगाली में और एक इंग्लिश में। ठीक है, इसके अलावा एक फिलोसॉफिकल मैगजीन भी था जिसमें वो अपने विचारों को लिखते थे, जिसका नाम था, जिस मैगजीन का नाम क्या था आपका, आर्या मैगजीन। ये एक मंथली फिलोसॉफिकल मैगजीन था, मंथली होता था ये। ठीक है, और कर्म योगी वीकली होता था। तो ये चीज भी आप याद रखने की कोशिश करिएगा। Who among the following propagated the idea of radical humanism? रेडिकल ह्यूमनिज्म की जो कॉन्सेप्ट है क्या है, ये दिया गया था
नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के द्वारा। आपको पता है नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य कौन है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि एम एन रॉय के दूसरा नाम क्या है। वो है आपका नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य। सो द करेक्ट आंसर इज एम एन रॉय। व्हाट इज रेडिकल ह्यूमनिज्म? ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है ना? तो रेडिकल ह्यूमनिज्म का मतलब क्या है? ना तो आप मटेरियल में बिलीव करेंगे, जो आपका क्या है, आपका मटेरियल चीजों के साथ अपने आपको बड़ा एसोसिएट करना, उस पर ना तो उसमें जाएंगे, और ना ही आइडियलिज्म में बहुत ज्यादा बिलीव करेंगे। मटेरियलिज्म भी नहीं और आइडियलिज्म में भी बिलीव ना करना, लेकिन साइंटिफिक फिलोसफी में बिलीव करना। तो इस तरीके से आप रेडिकल ह्यूमनिज्म को समझ सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रेडिकल ह्यूमनिज्म की अगर हम बात करें, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? एक इंडिविजुअल, एक जो व्यक्ति होते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका रेडिकल ह्यूमनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। Which of the following is not a component of Aurobindo's passive resistance? औरबिंदो आपका पैसिव रेजिस्टेंस की बात करते थे, लेकिन इसमें से पैसिव रेजिस्टेंस के दौरान ये कई सारे चीजों के बारे में ये डिमांड करते थे। तो कौन सा चीज ऐसा था जो ये नहीं करते थे? बता सकते हैं आप? Which of the following is not a component of Aurobindo's passive resistance? तो पहले तो ये बोलते थे कि गवर्नमेंट को बिल्कुल भी आपको सपोर्ट नहीं करना है। सो इट इज राइट। जो फॉरेन कंट्री से जो भी चीजें आती हैं, प्रोडक्ट्स आती हैं, उसका हमें क्या करना है? बॉयकॉट करना चाहिए, ये भी करेक्ट है। लेकिन ये टैक्सेस देने से इनकार नहीं करते थे, क्योंकि पता है टैक्सेस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं टैक्सेस देंगे तो हमें इंक्रिमिनेट किया जाएगा। सो द राइट आंसर हैज टू बी 99 का सी। तो ये औरबिंदो के पैसिव रेजिस्टेंस में टैक्स ना देना, इस बात को लेकर ये नहीं बोलते थे। ठीक है, बाकी सारी चीजें ये बोलते थे। उसके बाद आखिरी और फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 100। Earth has enough resources to satisfy everybody's needs but not their greeds. इसका मैं क्या ही बोलूं? क्यों आपको इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने की जरूरत भी नहीं है। ये कौन बोला था आपका? M.K. गांधी। ठीक है, सो दिस इज ऑल। काफी सारे इजियर क्वेश्चंस हैं, काफी सारे क्वेश्चंस ऐसा था जो हमें रिपीट हुआ है, जो हम लोग डिस्कशन के दौरान, हमारे जो टेस्ट सीरीज के दौरान जिन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, 20-30 क्वेश्चंस यहाँ पर ऐसा होगा जो हमारे उससे आया है। ठीक है, तो हम लोग क्या समझ रहे हैं यहाँ पर? हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे जो हमारे डिस्कशन है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की डिस्कशन हो, और कोई भी एक क्वेश्चंस में अगर 4 ऑप्शंस हैं, वो चारों ऑप्शंस का क्या मतलब हुआ, वो चारों ऑप्शंस वहाँ पर क्यों बैठा, किसी ना किसी तरीके से वो तो रिलेटेड है, उसमें कुछ ना कुछ खास बातें होगी। तो उन सारे ऑप्शंस के बारे में भी आप जानने की कोशिश करिए। ऐसे क्या होगा, अगर आप 100 क्वेश्चंस देखते हैं तो आप हर एक 4 क्वेश्चंस को अगर आप डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, आप 400-500 क्वेश्चंस के बारे में आप डिस्कस कर पाएंगे एक क्वेश्चन पेपर के अंदर। इस तरीके से आप कोशिश करिए, और आपके सारे डाउट्स के लिए, कन्फ्यूजन के लिए मैं इधर हूँ। और काफ़ी अच्छा सेशन रहा है। हमने जो सारी चीज़ों को पढ़ा है, ज़्यादातर चीज़ें वही से आया है, हमारे ना पढ़ने वाले चीज़ों से चीज़ें उतना ज़्यादा नहीं आया है। सो दैट्स ऑल हैज़ टू बी टुडेज डिस्कशन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट डिस्कशन। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़िए एंड जस्ट